क्लास 9 साइंस के इस वीडियो में आज बात करते हैं गति के नियमों के बारे में। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बल, संतुलित और असंतुलित बल, जड़त्व, इन सभी टॉपिकों को हमने पढ़ाया है। जो हमारा चैप्टर है ना, ये साइंस में हमारा बल तथा गति के नियमों से संबंधित है। तो इसमें हमने जो वीडियो पिछले वीडियो में बनाए हैं वो आप लोग उनको देख लें, और उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखें तो सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए, बात करते हैं गति के नियम। तो देखिए, गति के 3 नियम होते हैं। गति के 3 नियम होते हैं। इन 3 नियमों में जो पहला नियम है उसे कहते हैं गति का प्रथम नियम, और इस नियम को जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। दूसरा जो नियम होता है गति का द्वितीय नियम, और इस नियम को संवेग के नियम से जाना जाता है। तीसरा जो नियम है वो हमारा है गति का तृतीय नियम। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद हम देखिए अब आगे नंबर से इनको एक एक करके इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति का प्रथम नियम। देखिए, जो गति का प्रथम नियम होता है वो गति के नियम में जो आपको पढ़ाया गया जड़त्व का नियम, इसी से आपका मैच करता है। वो जड़त्व का नियम ही आपका प्रथम नियम कहलाता है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो उस जड़त्व के नियम में क्या बताया गया है कि जब कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना पसंद करती है, और यदि कोई गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहना पसंद करती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये गुण होता है, और इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व। तो इस नियम के अनुसार क्या है कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहेगी। यदि विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर बाहरी बल न लगा जाए। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, मतलब वस्तु पर बाहरी बल लगा कर के ही उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है ना। अन्यथा वो विराम में है तो विराम में ही रहेगी। किसी हमारे घर में कोई फर्श पर कोई टेबल रखी होगी, है ना, संदूक रखा होगा, साइकिल रखी है, तो इन सभी स्थितियों में इनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी ले जा पाएंगे जब हम उस पर बाहरी बल लगाएंगे। बाहरी बल का मतलब हम उसे उठाएंगे तब भी हमारे द्वारा लगाया गया उस पर बल होगा, वो क्या कहलाएगा? बाहरी बल। जब हमारे द्वारा उस चेयर पर या कुर्सी पर किसी भी वस्तु पर जब बल लगेगा तो वो हमारे द्वारा लगाया हुआ बाहरी बल होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, गाड़ी चल रही होती है गति अवस्था में, गतिमान अवस्था में, बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं। इन सभी स्थितियों में क्या होता है कि वो गति अवस्था में होती है। अब वो गति अवस्था में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। इसी में इसका स्टेटमेंट यही तो कहा गया है। तो वो तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाता। अब बाहरी बल कहाँ से लग रहा है? साइकिल को चलाते चलाते क्या कर रहे हैं हम लोग? पैडल मार रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? बाहरी बल लगा रहे हैं उस पर। और जैसे ही हमने बाहरी बल को हटा दिया तो वस्तु धीरे धीरे रुकेगी। अगर आप सोच रहे होंगे इसमें कोई बल नहीं लग रहा है, फिर भी जो टायर होता है और जमीन के संपर्क में जो आता है तो जमीन उस पर एक विरोधी बल कार्य करती है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। इसको आप पढ़ेंगे आगे, है ना। और भी 9th में नहीं तो 11th में इसका पूरा एक चैप्टर है, उसको आप पढ़ेंगे। तो वो वहाँ पे भी जो बल है वो भी बाहरी बल हो गया हमारा, घर्षण। तो इसके कारण हमारी वो साइकिल या बाइक जो भी होती है रुक सकती है। तो बात कही है हमने प्रथम नियम के बारे में। तो प्रथम नियम को आप समझ चुके होंगे कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम में रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल नहीं लगाया जाए। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लो बहुत ही सिंपल तरीके से, इसको आप समझ सकेंगे। अगला दूसरा पॉइंट है हमारा गति का द्वितीय नियम। देखिए, ये संवेग का नियम है, और संवेग के नियम को समझने के लिए हमको संवेग के बारे में जानना जरूरी है ना। संवेग के नियम को पढ़ने से पहले उसमें एक शब्द आया है संवेग, और संवेग को मोमेंटम कहते हैं, और इसको हमको समझना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संवेग के बारे में।
और संवेग के बाद फिर हम बात करेंगे द्वितीय नियम के बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं संवेग के नियम की। तो देखिए संवेग किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु हमारे पास है, उसका कोई ना कोई हमारे पास द्रव्यमान होगा, और कोई वस्तु का द्रव्यमान है और वो कितने वेग से गति कर रही है आपको पहले से मालूम है, तो उन दोनों का अगर मल्टीपल कर दिया जाए तो जो भी रिजल्ट हमको मिलेगा वही हमारा संवेग होगा, है ना। आप बहुत ही थोड़े से शब्दों में समझ लीजिए, किसी वस्तु का जो द्रव्यमान हमारे पास पहले से पता हो और वो वस्तु किस वेग से गति कर रही है ये हमको मालूम हो, और उन दोनों का मल्टीपल कर दें, तो गुणा कर दें, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमारा संवेग कहलाएगा, है ना। इसी से हमें अगर बना दें, इसको देखें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। P = mv, P से प्रदर्शित किया जाता है संवेग को, है ना। तो वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और एक कहती है सदिश राशि का मतलब होता है कि इसमें क्या है कि परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो ये सदिश और अदिश राशियां जो होती हैं, इनको कहने का मतलब भौतिक विज्ञान में इनकी भी एक महत्व होता है कि दिशा किसके साथ जरूरत पड़ती है और दिशा किसके साथ जरूरत नहीं पड़ती है। तो सदिश होती हैं, उनके साथ दिशा की आवश्यकता होती है। तो ये जो संवेग है, इस मूवमेंट है, ये इसका अगर सूत्र लिखेंगे तो P = mv लिखेंगे। बात आती है इसकी मात्रक की। तो देखिए मात्रक कैसे पता करना होता है, किसी भी राशि का मात्रक पता करने के लिए उसके सूत्र पर जाइए हमेशा। एक ये तो बेसिक छोटी सी बात है, भौतिक विज्ञान के अंदर चाहे 9th से लेकर के आपके 12th तक आपको यही कंसेप्ट लेकर के चलना है। देखिए यहाँ पर m का मात्रक, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। गुणा में क्या लिखा हुआ है, वेग, और तो गुणा में आप इसका वेग का मात्रक लिख दो। अब वेग का मात्रक क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। सब कुछ यहाँ पे हमने लगा दिया, तो किलोग्राम × मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक बन जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया और सिंपल कॉन्सेप्ट होता है किसी भी राशि का मात्रक याद करना। ठीक है, उसके सूत्र में जाइए, सूत्र में आप उनके सबके मात्रक आप लिख दीजिए, और जैसे जैसे रखे हैं, बट्टे में रखा है तो बट्टे में, और इंटू में है तो उसको इंटू में, अपॉन में तो अपॉन में। क्लियर हुआ ये सब कुछ संवेग के बारे में। इसको संवेग के बारे में इसको क्लियर कर लीजिए। तो देखिए प्रथम नियम को हमने आपको बताया था, अब देखिए बात करेंगे द्वितीय नियम के बारे में। तो इसको हम कहते हैं संवेग का नियम। तो आज बात करेंगे, देखिए इसको सीधा सा हम समझेंगे सूत्र से। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल dp/dt। तो इसका मतलब d का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर, परिवर्तन। ठीक है, d का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस को कहते हैं अंतर, अंतर को कहते हैं परिवर्तन। तो जब कभी भी संवेग, ये p किसे कहते हैं, संवेग को, जब कभी भी संवेग में परिवर्तन हो, है ना, क्या हो, संवेग में परिवर्तन हो और समय इसके अपोन में लगा हुआ है। देखिए यहीं से वो शब्द निकल के आएंगे, जो ये शब्द ऊपर लिखे हैं मैं यहाँ से निकालूंगा। अभी मैंने क्या कहा, डिफरेंस, किसमें क्या लगा है साथ में इसके, संवेग। तो संवेग में परिवर्तन और समय लगा हुआ है, समय को दर कहते हैं। क्या कहते हैं, दर। अब ये समय है ना, दर लगा हुआ है, तो समय यहाँ पर देखिए, समय दर जो होता है उसे समय कहते हैं। कहीं भी दर का मतलब होता है समय से। अगर आपने गणित में काल मूल दर वाले सवाल पढ़े होंगे तो दर शब्द आया होगा, वहां से अगर जिन्होंने 8 में भैया बहनों ने पढ़ा होगा तो दर का मतलब समय से होता है। तो यहाँ पर बस संवेग परिवर्तन की दर, क्लियर हुआ। डिफरेंस किसे बताता है, परिवर्तन को। किसमें परिवर्तन है, संवेग में, तो संवेग परिवर्तन की दर। अब ये चिन्ह है अनुक्रमानुपाती का, ये चिन्ह है अनुक्रमानुपाती का। तो ये संवेग परिवर्तन की दर अनुक्रमानुपाती होती है किसके, लगने वाले बाह्य बल के। इतनी बात समझनी है हमें। तो पूरा हमें एक तरफ से करना है, तो हम कहेंगे किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है, जो कि चिन्ह देखिए अनुक्रमानुपाती का ये लगा, प्रोपोर्शनल बोला जाता है, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो आपको भाषा रटने की जरूरत नहीं है।
भाषा रट करके आप इसको करेंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे इसे। तो इसको यहाँ से हम याद कर सकते हैं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। अब बात करेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये इतना इम्पोर्टेंट द्वितीय नियम है गति का, इतना इम्पोर्टेंट है कि फिजिक्स में आए दिन इसका प्रयोग होता रहता है, हर जगह इसका प्रयोग होता है फिजिक्स के अंदर। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। तो अब हमने इसको देखिए, कभी भी प्रोपोर्शनल जब हटता है तो कोई ना कोई एक ऐसा मान आता है जिसका मान निश्चित हो, जो मान बदला नहीं जाए, जो मतलब एक न्यूमेरिकल हो, आंकिक हो, ऐसी वैल्यू आती है। कभी भी फिजिक्स के अंदर एक प्रोपोर्शनल हटता है तो इक्वल टू के बाद जो आता है कुछ न कुछ कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट इसी को कहते हैं नियतांक, नियत वैल्यू, ऐसा मान जो बिल्कुल फिक्स हो, न कम हो सके न ज़्यादा हो सके, ऐसे मान को नियत मान कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो ये वैल्यू आएगी, इसको हमने वन माना है, ये वन रखा जाएगा यहाँ पर, ये होता है, ठीक है। उसके बाद ये F इक्वल टू dp/dt हो जाएगा। अब संवेग में परिवर्तन हमने देखो परिवर्तन करके दिखाया है। पहले संवेग P1 था, फिर संवेग हुआ P2, तो अंतर निकालने में P2 माइनस P1 निकालेंगे। किसी भी वस्तु में जब अंतर निकाला जाता है तो अधिक वाले में से कम को कम कर दें तो अंतर डिफरेंस निकल के आता है। तो हमने इसमें डिफरेंस निकाल लिया, किसमें? संवेग में। तो डिफरेंस आया P2 माइनस P1। अब चूंकि P बराबर होता है mb, चूंकि अगर देखें तो P इक्वल टू होता है mb, है ना। अब P बराबर mb होता है, यहाँ पर ये वेग है। अब ये वेग क्या है? वस्तु का कभी प्रारंभिक वेग होता है, कभी उसका अंतिम वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग को हमने इनिशियल आपका होता है वेलोसिटी, और आपका जो अंतिम वाला होता है वो आपका फाइनल होता है। तो हमने इस प्रारंभिक वेग को इसको u ले लिया और इसके अंतिम वेग को हमने v मान लिया है। तो ये प्रारंभिक वेग है और ये v आपका अंतिम वेग है। तो जब उसका प्रारंभिक वेग होगा तब उसका संवेग mv रहा होगा, और जब उसने थोड़े समय बाद उसका जब वेग v2 हुआ होगा, मतलब अंतिम वेग उसका v हुआ होगा, तब उसका संवेग mv हुआ होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो बदला नहीं, वेग बदला है। तो यहाँ पर हमने P1 को mu माना और आपने P2 को mv मान लिया। अब इस दोनों को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आगे आकर के क्या बनेगी? यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इधर देखेंगे, यहाँ पर आ जाइए। तो ये हमने इन दोनों को जब रखा तो इसकी वैल्यू हमने mv रख दी और इसकी वैल्यू हमने mu रख दी। अब हमने क्या किया, इसमें से m कॉमन ले लिया, तो u माइनस आपका v माइनस u हो गया। ये भी देखो डिफरेंस आ गया। किसमें डिफरेंस है? वेग में। वेग में परिवर्तन है, ये क्या है? वेग में परिवर्तन। और वेग परिवर्तन के साथ समय लगा हुआ है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब कभी भी त्वरण की परिभाषा को हमें बताना होगा तो हम वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एक्सीलरेशन इसकी स्पेलिंग होती है। तो यहाँ से हमने इसको बताया F इक्वल टू ma, और ये F इक्वल टू ma ये आपका द्वितीय नियम है, और इसको न्यूटन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी नियम न्यूटन ने दिए थे, इसलिए सभी नियम न्यूटन ने दिए, इसलिए न्यूटन का द्वितीय नियम के भी नाम से इसको जाना जाता है, द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पिछले वीडियो में मतलब इन चीज़ों को हमने बताया था, पहले वाले नियम को, और ये आपका आ गया दूसरा वाला नियम। अब इसमें जो ये सूत्र आया है इसको सब भैया मैं अच्छे से याद कर लें, रट लें, और बाकी की चीज़ें ये सब हैं क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे तृतीय समीकरण, तीसरे समीकरण की, जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। और ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है जो ये बहुत ही, ये भी भाषा के रूप में ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि एक सीधा सा सिद्धांत है कि देखा होगा कि दीवार पर जब कोई गेंद मारते हैं, फेंकते हैं, तो दीवार उसी वेग से उस वस्तु को हमारी विपरीत दिशा में फेंक देती है, तो उसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु भी उतना ही बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है, तो इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो तीसरा नियम तो बहुत सिंपल है। अच्छा, ये दूसरा नियम और ये तीसरा नियम, इनका प्रयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दूसरा नियम है संवेग का नियम,
इस नियम का दैनिक जीवन में महत्व ये है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम गेंद खेलने जाते हैं तब खिलाड़ी जब गेंद को कैच लेता है तो कैच लेते समय जब हम हाथों को नीचे करते हैं तो ये वहीं पर ये संवेग का नियम आपका लागू हो जाता है। दैनिक जीवन में जब किसी गेंद को हम लेते हैं तो देखा होगा गेंद को ऐसे करके नीचे की ओर लेते हैं तो गेंद आसानी से हम कैच ले सकते हैं। कभी कभी जो नहीं जानते हैं वो कैच लेंगे तो अगर ऐसे हाथों को नीचे नहीं करेंगे तो हाथ क्या में गेंद लगेगी और ये नीचे गिर जाएगी। क्यों कि हमारा जो इसका कारण है संवेग का टोटल। देखिए कैसे संवेग का कारण है। देखिए संवेग के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक उसका द्रव्यमान और उसका दूसरा वेग। तो एक तो द्रव्यमान की ज़रूरत होती है और एक उसके वेग की ज़रूरत होती है। तो देखिए जब जो गेंद होती है ना उसका जो वेग होता है, जिस वेग से वस्तु वो गेंद नीचे की ओर आती है, दूसरा उसका द्रव्यमान होता है। तो ये जो उसका संवेग है ना, संवेग और समय, यहाँ पर ये जो रिलेशन है बहुत ही कहना मतलब व्युत्क्रम का है। अगर समय कम लगेगा तो बल ज़्यादा लगेगा, है ना। और समय कम होगा तो बल आपका ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर एक चीज़ समझने की ये है कि जो इसका जो संवेग परिवर्तन की दर है ये समय के साथ व्युत्क्रम में है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि जब हम इस गेंद को पकड़ेंगे तो पकड़ने के लिए हमको हाथों को नीचे की ओर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें समय ज़्यादा देना पड़ेगा ना। समय ज़्यादा देंगे तो बल हमारा कम लगेगा। चूँकि हम हाथों को समय ज़्यादा देंगे, उसको समय ज़्यादा देंगे तो जैसे ही गेंद को पीछे खींचेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा तो हाथों पे बल कम लगेगा और हाथों पे बल कम लगेगा तो चोट कम लगेगी। इसलिए हम हाथों को पीछे खींचते हैं। यहाँ पर हमारा सीधा सा ये यहीं से है सारी चीज़ें। सब देखो समय कम होगा तो बल ज़्यादा लगेगा। कम समय में गेंद को पकड़ना चाहेंगे, हमने जैसे ही गेंद आई गेंद को पकड़ना चाहा, समय कम लगाएंगे तो गेंद हम पर बल ज़्यादा लगाएगी और गेंद हम पर बल लगाएगी तो हमको ज़्यादा चोट आएगी। हम अगर समय को ज़्यादा दें, गेंद को पकड़ने में समय ज़्यादा लगा दें तो जैसे ही समय ज़्यादा लगाएंगे तो बल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। समय ज़्यादा तो बल कम, ठीक है। तो जैसे ही हमने समय को ज़्यादा समय में उसको रोकने की कोशिश करी तो ज़्यादा समय के लिए हमें हाथों को पीछे लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने हाथों को पीछे लिया तो समय ज़्यादा लगा पकड़ने में, समय ज़्यादा लगेगा तो हमारे हाथों में बल कम लगेगा और बल कम लगेगा तो चोट कम आएगी। इसलिए खिलाड़ी को गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींचना चाहिए। और ये प्रश्न सीधा सीधा आता है, क्यों ऐसे लग के आता है कि खिलाड़ी को अपने हाथ पीछे खींचने चाहिए, क्यों? तो उसका रीजन आप ये बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि जब कोई खिलाड़ी किसी गेंद को कैच करता है तो उस कैच करने के लिए उसको अपने हाथों को पीछे इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि वो अधिक समय में गेंद को पकड़ना चाहता है, या वो अगर अधिक समय में गेंद को पकड़ेगा तो उस पर उसके हाथों पर लगने वाला जो बल है वो कम होगा संवेग परिवर्तन के कारण। किसके कारण? संवेग परिवर्तन के कारण। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात समझ लो, इसमें थोड़ी सी है। देखिए ये जो मोमेंटम है, ये जो आपका संवेग है और ये द्रव्यमान इंटू वेग पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कोई वस्तु बहुत तेज गति से चल रही है ना, और उसका द्रव्यमान है कुछ और एक वस्तु है जो हमारे कहने मतलब उसका द्रव्यमान इसके अपेक्षा कुछ ज़्यादा है, इसके अपेक्षा मान लो m1 का मान कम है और m2 का मान ज़्यादा है, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 हो गया। और मान लो कि इनके वेग समान है, मान लो v1 भी v2 के बराबर है। इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी गाड़ी का संवेग ज़्यादा होगा, तो आप देखो गुणा में जो राशियाँ होती हैं तो ये तो दोनों बराबर है, लेकिन इनमें जो ज़्यादा है, ज़्यादा का गुणा करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा m1 की वाले की आएगी, तो इसका मतलब m1 और v1 की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो इसका संवेग ज़्यादा होगा। और ये बात ध्यान रखें, जिस वस्तु का संवेग ज़्यादा होता है वस्तु दूसरी वस्तु को क्षतिग्रस्त वही करती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, अगर एक ट्रक जा रहा है, एक गाड़ी जा रही है, एक ट्रक जा रहा है और एक गाड़ी जा रही है,
और एक ट्रक और एक गाड़ी में सबसे ज़्यादा टक्कर होती है तो गाड़ी में, छोटी गाड़ी होती है ना जिसका द्रव्यमान कम होता है, वो उसमें टूट फूट ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि संवेग किसका ज़्यादा था? ट्रक का। संवेग जिसका ज़्यादा होगा और वो वस्तु जिसका संवेग कम होगा उसको क्षतिग्रस्त कर देगी, टूट फूट कर देगी, टक्कर लगेगी, तो वो ज़्यादा नुकसान होगा छोटे वाले संवेग वाली वस्तु में। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात